Very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So students, today I am going to teach you about analytic functions, about harmonic functions and CR equations, and we are going to solve some examples also. So what is a analytic function? We can say a function fz is said to be analytic at a point z0 if f is differentiable not only at z0 but at every point of some neighborhood of z0. So this means कि अगर हमारे पास ये मान के चलिए कम्प्लेक्स प्लेन है और इसके साथ क्या है, ये सी है और ये हमारे पास कोई डोमेन है, ये हमारे पास डोमेन डी है और ये हमारे पास कोई पॉइंट z0 है, तो हम कहेंगे कि ये जो और इसके ऊपर ये मैपिंग फंक्शन है, ये दैट इज f. सो हम कहेंगे ये जो फंक्शन है ये इस पॉइंट पे एनालिटिक कब होगा, अगर क्या होगा कि अगर ये जो f है ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए इस पॉइंट पे, खाली इसी पॉइंट पे नहीं, मगर अगर हमें क्या मिले और जो इसके अराउंड, अगर हम इस पॉइंट के अराउंड कोई नेबरहुड ले लें उसके हर एक पॉइंट पे भी ये क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए. सो दिस मीन्स दैट द फंक्शन f इज सेड टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट z0 इफ f इज डिफरेंशिएबल नॉट ओनली एट z0. मीन्स खाली z0 पे नहीं, मगर अगर उसके अराउंड हम नेबरहुड लें उसके हर एक पॉइंट मतलब बट एट एवरी पॉइंट ऑफ सम नेबरहुड ऑफ z0. तो मीन्स अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे और उसके अराउंड उसका नेबरहुड लेंगे उस पॉइंट के अराउंड, सो उस पर भी वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए. सो हम कई बार इसको ये भी कहते हैं कि a function fz is analytic in a domain D if it is analytic at each point of D. So हम कहेंगे कि जो ये फंक्शन है ये एनालिटिक है इस डोमेन D में, अगर ये फंक्शन क्या होगा, अगर ये एनालिटिक होगा इसके हर एक पॉइंट पे, मीन्स दिस मीन्स दैट इट इज एनालिटिक एट ईच पॉइंट ऑफ दिस डोमेन D. सो नेक्स्ट इज दीज आर द एग्जाम्पल. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि जैसे एफ ऑफ जेड है, दिस इज इक्वल टू जेड रेजिंग पावर मॉड जेड रेजिंग पावर 4. सो ये जो क्वांटिटी है ना ये नॉट डिफरेंशिएबल है मगर ये कंटिन्यूअस है, और ये क्या शो करता है कि जो एनालिटिसिटी है वो क्या करती है, इम्प्लाई दैट इम्प्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी, और डिफरेंशिएबिलिटी क्या इम्प्लाई करती है, कंटिन्यूटी. मगर जो इसका कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, और उसकी जो एग्जाम्पल है ये है दैट इज एफ ऑफ जेड दिस इज इक्वल टू मॉड z रेजिंग पावर 4. बिकॉज ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है मगर ये फंक्शन क्या है, ये कंटिन्यूअस है. सो मीन्स एनालिटिसिटी जो हो, अगर एनालिटिक तभी होगा अगर वो डिफरेंशिएबिलिटी होगी, और डिफरेंशिएबल तभी होगा अगर वो कंटिन्यूअस होगा, मगर जो कन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता है. Similarly, next definition is of singular point. So a point where function ceases to be analytic is called singular point. Means वो point जहाँ पे function क्या करे, stop कर जाए to be analytic. तो उस function को, उस point को हम क्या बोलते हैं, that is the singular point. Harmonic function. Next, that is a function f is said to be harmonic if it satisfies the Laplace equation. So Laplace equation को लिखने का तरीका क्या होता है, that is del square f this is equal to 0, और where this del जो होता है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, del that is partial derivative that is del square divided by del x square then plus del square divided by del y square. सो अगर ये जो टर्म है और जब इस फंक्शन f पे अप्लाई करेंगे और ये इक्वल टू 0 होंगे, इसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, लैप्लेस इक्वेशन. सो अगर ऐसा कोई फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई करे उसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक फंक्शन. सो नेक्स्ट इज द काशी रीमान इक्वेशन. सो बेसिकली जब भी हमें ये पता करना होता है कि वो फंक्शन जो है क्या वो एनालिटिक है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, काशी रीमान इक्वेशंस. और बेसिकली यही हमारी क्या होती है, इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक इज दैट इट सेटिस्फाइज काशी रीमान इक्वेशंस. सो वो किसके इक्वल होता है, डेल यू बाई डेल एक्स दिस इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स, दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव. ओके, और सिमिलरली del u by del y this is equal to minus times del v by del x. So next is the entire functions. Entire function हम किसे कहते हैं, अगर कोई फंक्शन जो हो वो क्या हो, एनालिटिक होना चाहिए होल कम्प्लेक्स प्लेन पे. सो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, एंटायर फंक्शन, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रैशनल्स एट्सेट्रा. नेक्स्ट इज द मीरोमॉर्फिक फंक्शन. सो वो फंक्शन जो एनालिटिक ना हो होल कम्प्लेक्स प्लेन पे उसको क्या हम बोलेंगे, मीरोमॉर्फिक फंक्शन, जैसे कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 बाई जेड एंड एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 बाई जेड माइनस 3. सो ये जो टर्म्स है, ये जो फंक्शंस है, ये एनालिटिक नहीं है बिकॉज एनालिटिक पूरे कम्प्लेक्स प्लेन पे नहीं है. सो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मीरोमॉर्फिक फंक्शंस.
नेक्स्ट इज द पोलर फॉर्म ऑफ द काशी-रीमान इक्वेशन. सो पोलर फॉर्म क्या होगी इसकी, del u by del v दिस इज इक्वल टू 1 by r del v by del theta and del v by del r this is equal to minus 1 by r del u by del theta. तो कई बार हमें ये निकालने के लिए मतलब पेपर में आता है, इनका प्रूफ भी आता है. सो पोलर फॉर्म में करें तो उनका जो प्रूफ है मैं आपको आगे बताऊंगी. कुछ टर्म्स होती हैं जो कि हमें कम्प्लेक्स एनालिसिस में काफ़ी यूज़ होती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ सर्कल. सो बेसिकली सर्कल किस तरीके से हम कम्प्लेक्स एनालिसिस में इसको डिफाइन करते हैं, मॉड ऑफ z माइनस z नॉट दिस इज इक्वल टू r. सो दिस रिप्रेजेंट्स बेसिकली सर्कल, और इसमें जो z नॉट होता है दैट इज़ द सेंटर, और वी कैन से दिस इज़ द सर्कल विथ सेंटर. विथ सेंटर इसका क्या है, इसका सेंटर जो है दैट इज एट विथ सेंटर एट z नॉट, एंड रेडियस कितना है इसका r है. सो ये कुछ टर्म्स होती हैं, ये आपको याद रखनी चाहिए. सो दिस इज़ द सर्कल. इसी तरीके से नेबरहुड क्या होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NBD हम लिखते हैं, काफ़ी बुक्स में इस तरीके से शो किया जाता है. सो बेसिकली दिस टर्म मीन्स नेबरहुड, तो इसका मतलब नेबरहुड होता है. सो कहीं पे भी लिखा होगा तो आप समझ जाना कि ये क्या है लिखा हुआ है, ये नेबरहुड लिखा हुआ है. ओके. सो नेबरहुड की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम कहते हैं कि अगर मान के चलिए हम कोई पॉइंट लेते हैं. सो आई विल राइट लेट अस टेक एक पॉइंट, कोई पॉइंट ले रहे हैं हम, जैसे कि ले लिया z नॉट. वो किस में ले लिया है, दिस बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स प्लेन दैट इज C. सो हम कहेंगे जो नेबरहुड, देन नेबरहुड ऑफ द पॉइंट, मतलब इस पॉइंट का जो नेबरहुड होगा वो क्या होगा, ऑफ द पॉइंट z नॉट is a set of all points, is a set of all points of z for which क्या होगा, ये क्वांटिटी एग्जिस्ट करेगी, दैट इज मॉड z माइनस z नॉट, इट शुड बी लेस देन डेल्टा. सो वेयर डेल्टा क्या है, डेल्टा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट. सो डेल्टा क्या है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है. सो हम कहेंगे कि एक पॉइंट z नॉट जो है कि कम्प्लेक्स प्लेन में है, हम क्या उसको हम नेबरहुड कब बोलेंगे, उस मतलब द नेबरहुड, उस पॉइंट का नेबरहुड हम कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स z फॉर विच दिस क्वांटिटी एग्जिस्ट. मीन्स उनका जो उस पॉइंट के साथ जो डिफरेंस होगा साथ में उसका, मीन्स उसका मॉडुलस जब हम लेंगे वो इस कांस्टेंट से क्या आना चाहिए, लेस आना चाहिए. सो ये मान के चले हमारे पास, सो ये अगर हमारे पास कम्प्लेक्स प्लेन है, सो अगर ये हमारे पास कोई पॉइंट z नॉट है, सो मीन्स इस z नॉट का जो डिफरेंस होगा कहाँ से लेगा, तो सेट ऑफ ऑल दैट पॉइंट्स. तो कौन मान के चले ये कोई हमारे पास सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या आना चाहिए, और उनका मॉड क्या आना चाहिए, दैट शुड बी लेस देन डेल्टा. सिमिलरली नेक्स्ट डेफिनेशन इज डिलीटेड नेबरहुड. कई बार पूछा जाता है डिलीटेड नेबरहुड क्या है. सो डिलीटेड नेबरहुड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये किसी पॉइंट का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ z नॉट इज डिनोटेड बाय, दिस इज गिवन बाय 0 इज लेस देन मॉड ऑफ z माइनस z नॉट, एंड दिस इज लेस देन डेल्टा. सो अगर हमें ये क्वांटिटी एग्जिस्ट करे उसको हम क्या कहते हैं, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट z नॉट. इसी तरीके से आता है एन्यूलस. एन्यूलस क्या होता है, ऑफ पॉइंट z नॉट. सो एन्यूलस ऑफ ए पॉइंट z नॉट क्या होता है, सो अगर हमारे पास दो सर्कल्स हैं, जैसे मान के चले ये हमारे पास एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है. इस सर्कल का मान के चले ये रेडियस है r1, ये r1 है, और ये जो ये और इसका जो दूसरा जो है उसका जो रेडियस है दिस इज r2. ओके, एक का r1 है और एक का क्या है, r2 है. सो उस हम क्या बोलेंगे, जो एनलेस ऑफ z नॉट होता है दैट इज इक्वल टू r1 इज लेस देन मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इज लेस देन r2. सो इसको हम क्या कहते हैं, एन्यूलस. सो मीन्स ये सर्कल क्या होगा, उसके अंदर होगा और उनका डिस्टेंस जो होगा वो इस क्वांटिटी के लेस देन आएगा. इसी तरीके से नेक्स्ट एक जो हमारे पास डेफिनेशन होती है दैट इज़ बाउंडेड रीजन. सो बाउंडेड रीजन किसे कहते हैं, हम कहते हैं कि किसी रीजन को हम बाउंडेड कब कहते हैं, अगर वो क्या करे, वो एनक्लोज्ड हो किसी इन ए सर्कल ऑफ फाइनाइट रेडियस से. मीन्स उसकी जो मॉडुलस वैल्यू दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू द कांस्टेंट. सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए रीजन
and is said to be bounded is said to be bounded if it can be enclosed, अगर ये क्या हो, ये enclosed किया जाए in a circle of finite radius. So like अगर ये हम कहेंगे ये हमारे पास कम्प्लेक्स प्लेन है और ये हमने जो इसका रेडियस लिया है 1, सो ये यूनिट सर्कल है, सो ये हमारे पास इसका रेडियस r, दिस इज इक्वल टू 1. सो ये हम क्या बोलेंगे, ये जो रीजन है, दिस रीजन इज बाउंडेड रीजन बिकॉज इसका जो रेडियस है दैट इज फाइनाइट. सो हम लिख सकते हैं दैट मॉड ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 1. सो बेसिकली ये ओरिजिन है, ये o से स्टार्ट है, इसको हम और, क्योंकि हम सर्कल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, z माइनस z नॉट, तो यहाँ पे जो सेंटर है दैट इज 0, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. सो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 1. और इसको हम कहते हैं दिस इज बेसिकली द क्लोज्ड बाउंडेड रीजन, क्योंकि ये इसका जो फाइनाइट रेडियस है, सो ये हमारे पास क्या है, दिस इज क्लोज्ड बाउंडेड रीजन. सिमिलरली ओपन बाउंडेड रीजन किसे कहेंगे, उसमें सिर्फ एक डिफरेंस रह जाएगा, जो ओपन बाउंडेड रीजन होगा उसमें ये जो मॉड z है दिस शुड बी लेस देन 1. यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होगा, मीन्स ये सिर्फ इसके जो अंदर के टर्म्स हैं सिर्फ उसी को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है, और उसकी जो बाउंड्री है उसके अंदर की टर्म्स को, बाउंड्री को भी नहीं वो इंक्लूड करेगा. सो दिस मीन्स अगर ये हमारे पास सेम वही चीज़ आपको बता रही हूँ, एक सर्कल है विथ रेडियस ये 1 है, सो इससे मीन्स इसकी सारी वैल्यूज़ जो होगी इसके अंदर अंदर ये सारा ये दिस इज़ द ओपन बाउंडेड रीजन. सो ये जो इसमें इसका जो बाउंड्री है वो भी इसमें नहीं इंक्लूड होगा. सो सेम ये जैसे हमारे पास बाउंडेड रीजन, और इसी तरीके से जो अनबाउंडेड रीजन होगा उसमें क्या होगा, हम अनबाउंडेड रीजन को मैं आप डायरेक्टली आपको ऐसे बता देती हूँ. सो ए रीजन इज सेड टू बी अनबाउंडेड इफ इट कैन बी एनक्लोज्ड इन अ सर्कल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस. सो मीन्स इसमें क्या होना चाहिए, ये एनक्लोज्ड होना चाहिए सर्कल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस. सो जैसे कि इसकी मैं आपको जैसे फिगर से बता दूं कि जैसे ये हमारे पास प्लेन है और ये हमारे पास यूनिट सर्कल है, ये 0 है, दिस इज़ 1. सो मीन्स हम क्या बोलेंगे, कौन सा अनबाउंडेड रीजन हो गया, दिस टर्म, ये जो इसके ऊपर का, ठीक है. सो ये सारे का है, ये सारा क्या होगा इसका अनबाउंडेड रीजन. इसकी एग्जाम्पल है जैसे इमेजिनरी ऑफ z, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. सो दिस इज एन अनबाउंडेड रीजन. So next, so using CR equation, now first example is using CR equation show that f of z is equal to z cube is analytic in the entire z plane. So इस टाइप के भी क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि आपको ये शो करना है कि जो ये फंक्शन एफ जेड है ये क्या है, एनालिटिक है पूरी एंटायर जेड प्लेन पे. सो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए सो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब, और हम जेड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स प्लस एयोटा वाई के फॉर्म में. तो हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस एयोटा वाई का होल क्यूब. सो अब ये ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया, तो वो किसके इक्वल होता है, ए क्यूब देन प्लस बी क्यूब हो गया एयोटा वाई का होल क्यूब, then it is 3 times a square b, that is a square into b and plus 3 times ab square, 3 times ab square. सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वेयर देन प्लस एयोटा टाइम्स 3x स्क्वेयर वाई माइनस वाई क्यूब. सो ये हमारे पास एफ ऑफ जेड आ गया. सो अब हम क्या लिखेंगे, ऑल्सो हम एफ ऑफ जेड को किस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू यू प्लस एयोटा वी. सो यहाँ पे यू किसके इक्वल है, वेयर यू इज इक्वल टू हम इसका रियल पार्ट विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर. सिमिलरली वी किसके इक्वल होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट, एंड दिस इज 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब. अब हमें ये शो करना है कि ये एनालिटिक है या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सी आर इक्वेशंस का यूज़ करना है. सो अब सी आर इक्वेशंस क्या होती है, सी आर इक्वेशंस होती है हमारे पास, मैंने आपको भी बताया था सी आर इक्वेशंस.
सो दिस इज इक्वल टू बेसिकली कि डेल यू बाई डेल एक्स किसके इक्वल आना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, एंड सिमिलरली डेल यू बाई डेल वाई जो होगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स के इक्वल। सो अब हमने क्या करना है, हमने इसका क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है इन टर्म्स के विथ रेस्पेक्ट टू। सो वी कैन राइट हियर, so name it as equation number first and this as equation number second. So I will find now del u by del x. So del u by जो del x होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3x square, then it will be minus 3y square. Similarly जब मैं del u by del x निकाल दिया, अब मैं del u बाई डेल वाई निकाल लेती हूँ। सो डेल u बाई डेल वाई जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी माइनस 6xy। सिमिलरली अब जब मुझे फाइंड करना है डेल वी बाई डेल एक्स, सो वो किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 6xy, एंड डेल वी बाई जो डेल वाई होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3x स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर। बिकॉज यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो मीन्स जिसके साथ, जैसे हमने डेल यू बाई डेल एक्स ले रहे हैं तो u में जो ये टर्म है सो मीन्स ये x क्यूब है और यहाँ पर क्या है x क्यूब माइनस 3xy स्क्वेयर। तो मीन्स अगर हमें इसको x के साथ पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना तो y क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट। सिमिलरली अगर हम y के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो मीन्स x क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। सो अब हमने क्या करना है, इनको सी आर इक्वेशन में अप्लाई करना है, तो नेम इट एज 3 इक्वेशन। सो यहाँ से हम देखते हैं कि डेल यू बाई डेल एक्स जो है क्या वो एक दूसरे के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो हम लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 4 रख लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 5, दिस विल बी 6 एंड दिस विल बी 7। सो फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 7th डेल यू बाई डेल एक्स वो किसके इक्वल आएगा, डेल वी बाई डेल वाई, एंड सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशंस 5th and 6th we have, from equation 5th and 6th we have del u by del y, this is equal to minus del v by del x. सो ये हमारे पास आ गए, तो हेंस वी कैन से दैट सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, हेंस द फंक्शन इज एनालिटिक। सो हेंस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। सो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया दैट दिस इज द एनालिटिक फंक्शन। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, एनालिटिक फंक्शन जो है ये शो करने हैं यूजिंग सी आर इक्वेशंस। So next example is that show that the function z into mod z is not analytic anywhere. So इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल है ये सॉल्व करना, सिंपल आपने सी आर इक्वेशन यूज़ करनी है, और अगर कोई भी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक नहीं है। सो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन दिया है, आई कैन राइट हियर लेट w इज इक्वल टू z इंटू मॉड z। सो यहाँ पे जो w है वो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कम्प्लेक्स नंबर है तो u प्लस एयोटा वी के फॉर्म में, और जो हमारे पास z है वो भी किस फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, दैट इज x प्लस एयोटा वाई। सो यहाँ से हमारे पास w किसके इक्वल आ जाएगा, z। द z की जगह पे हमने ये दो टर्म्स पुट करनी है, तो हम लिखेंगे x प्लस एयोटा वाई इंटू मॉड ऑफ x प्लस एयोटा वाई। सो x प्लस एयोटा वाई, सो इसका मतलब हो गया x प्लस एयोटा वाई और मॉड ऑफ दिस मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ये टर्म हमारे पास आ गई। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमने यहाँ से क्या देखना, इसका रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट। सो आई कैन राइट हियर u इज इक्वल टू x टाइम्स, ये आ जाएगा रियल पार्ट, क्या होगा जब इसको इसका मल्टीपल करोगे तो ये टर्म आ जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली अयोटा वाई के साथ इसको मल्टीपल करोगे तो वो उसका इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। सो अयोटा ये बन जाएगा वाई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ये हमारे पास u आ गया, ये हमारे पास v है, तो नेम इट एज इक्वेशन फर्स्ट, नेम इट एज इक्वेशन सेकंड। सो हम फर्स्ट को u को किससे डिफरेंशिएट करेंगे, x के साथ पहले। सो डेल u बाई डेल एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बिकम, ये u इंटू वी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज 1, देन इट विल बी प्लस नेक्स्ट टर्म दैट इज, सो इट बिकम्स x इंटू 2x हो जाएगा, साथ में ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो दिस टर्म, इसी तरीके से इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, मैं अब डायरेक्टली लिख लेती हूँ, वो हमारे पास बन जाएगी
2 times x square plus y square divided by square root of x square plus y square. सो ये हमारे पास डेल यू बाई डेल एक्स आ गया. सो सिमिलरली जब हम डेल यू बाई डेल वी बाई डेल वाई निकालेंगे वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा. यहाँ से ही अगर हम डेल वी को वाई के साथ विथ रेस्पेक्टिव करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा. सो उसकी वैल्यू जो आएगी मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जो दोनों टर्म्स हैं ये हमारे पास आ जाएंगे. इसी तरीके से हमें जब हम निकालेंगे डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे विच इज़ इक्वल टू, सो जो डेल यू बाई डेल वाई आएगा उसको जब हम सॉल्व करेंगे सो वहाँ से वैल्यू हमारे पास आएगी x इंटू ये आ गया हमारे पास, जब y के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे देन इट विल बिकम 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और जब हम डेल वी बाई डेल एक्स निकालेंगे, वी को एक्स के साथ पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो ये हमारे पास आ जाएगा. सो यहाँ से हम ये शो होता है कि जो हमारे पास डेल यू बाई डेल वाई है दैट इज़ नॉट इक्वल टू माइनस टाइम्स डेल वी बाई डेल एक्स. ठीक है, सो इसकी ये जो सी आर कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है. और जो डेल यू बाई डेल एक्स है वो इज़ इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, एक्सेप्ट कहाँ पे होना होगा वो, एक्सेप्ट व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई, व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई. सो वी कैन से दैट सी आर इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, हैंस ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक नहीं है. सेटिस्फाइड हैंस satisfied at any point, hence the function is not analytic. The function fz, or we can write function directly, function is not analytic. So इस तरीके से आपने क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ऑन एनालिटिसिटी. थैंक यू.